ईरान कैसे अपने ही मुस्लिम भाइयों का दुश्मन बना बैठा? सिया कल्चर को फॉलो किया। 90% ईरान सिया को मानने वाले हैं, और सिया हो या सुन्नी हो, कॉमन स्टॉक जो है, कॉमन थॉट प्रोसेस जो है, कॉमन सिद्धांत जो इस्लाम का, दोनों में है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मूलतः वो एक हैं। किस तरीके से ईरान ने समय के हिसाब से अपने आप को बदला नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा था 1979 से पहले ईरान में काफ़ी चीज़ें हो रही थी वैश्विक अनुसार। इस्लाम का जन्म भी युद्ध के लिए हुआ है, और योद्धाओं को पालने के लिए, पोसने के लिए, युद्ध के लिए, योद्धा तैयार करने के लिए। और योद्धाओं के लिए क्या चाहिए? लूट का माल और सेक्स। ये पूरी तरह व्यवस्था वहाँ, इस कारण वहाँ पे हमेशा फीमेल को दबाने की बात रही है। और मज़े की बात है, ये जो अरबिक शब्द है औरत, औरत का अर्थ होता है ढकने की वस्तु, छिपाने की वस्तु, और इसका सीधा सीधा अर्थ है, आप डिक्शनरी में जाके, योनि। और औरत तो उनके मूल सिद्धांत में है कि वो जानवर है जिसको आदमी का स्वरूप दिया गया है, और वो पुरुषों के उपभोग की वस्तु है। बाकी देश जब इजराइल के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे आपका कतर हो, तो ऐसे में ईरान ने अपने आप को अलग एक खड़ा क्यों किया? ईरान हमेशा इजराइल को अपना दुश्मन क्यों मानता है? उन्होंने उसको एक कॉमन दुश्मन के रूप में घोषित किया, और उसके लिए बोले हम उसके विरुद्ध लड़ना है। तो इस तरह से हमास वाले को लड़ा रहा हो या लेबनान से लड़ा रहा हो, और ये सब पॉलिटिकल पर्पस से भी किया गया है, जानबूझ के भी। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिस्टोरिकल बातें हैं। इस्लाम तभी तक है जब तक कुरान है, और कुरान जब तक है, इस्लाम में कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि कुरान अनअमेंडेबल है, अनक्वेश्चनेबल है, अनअल्टरेबल है, उसको बदल नहीं सकता। एक्स मुस्लिम का अर्थ होता है इस्लाम को छोड़ना, और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि इस्लाम को छोड़ोगे तो उसकी एक ही सज़ा है, मौत। अल्लाह के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। वंदे मातरम हमारी मातृभूमि है, उसके आगे नहीं झुकेंगे। भारत माता है, हमारी ज़मीन है, इसके आगे नहीं झुकेंगे। चूँकि एक ही के आगे झुकेंगे, ये उनका सिद्धांत है। तो उनके सिद्धांत का मतलब उनके लिए देश और राष्ट्र कुछ नहीं है। उनके लिए जो कुछ है इस्लामिक बिलीफ है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त इजराइल और ईरान के युद्ध की चर्चा हो रही है। ईरान के ऊपर इजराइल का अटैक करना, और फिर ईरान का बौखलाहट में मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाना। लेकिन इस हमले ने एक बात तो साफ कर दी है कि पूरी दुनिया में इस्लाम भी बटा हुआ है। ईरान के साथ आज वो मुल्क ही नहीं खड़े हुए हैं जो खुद को इस्लामिक देश कहते हैं। चाहे आप सऊदी की बात कर लीजिए, यूएई की बात कर लीजिए, सब ईरान के ऊपर एक तरीके से हमलावर हैं। लेकिन इस युद्ध की असली वजह पहचानना बेहद जरूरी है। ईरान कैसे दुनिया का दुश्मन बनता जा रहा है? इजराइल को मिटाने की कौन सी प्लानिंग ईरान कर बैठा था, जिसके चलते अमेरिका की भी इसमें एंट्री हुई है? ईरान के इतिहास को समझना भी बेहद जरूरी है। भारत से जुड़ाओ, क्योंकि जब ईरान में खामेनेई की मौत हुई तो लखनऊ तक प्रदर्शन देखने को मिला। और इसी को हम ईरान के इतिहास को डिकोड करना चाहेंगे। पहली बार ऐसा होगा जब युद्ध की चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, हमलों की चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन ये आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है बहुत रेयर ही देखने को मिले किसी पॉडकास्ट में जहां इस बात को लेकर बातचीत हुई हो कि ईरान का इतिहास क्या कहता है, ईरान के अंदर कैसे पूरा एक नई जनरेशन पुरानी जनरेशन के अंदर से पैदा हुई, और ईरान कैसे 1979 से पहले आज़ाद एक तरीके से हुआ करता था, वो कैसे कट्टर देश बन गया है। शिया सुन्नी का फर्क भी समझाएंगे। हमारे साथ वेद प्रकाश शर्मा सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, बहुत साल लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा राष्ट्रवाद की एक मुखर आवाज़ है। जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। इंस्टाग्राम पर आपकी रील बहुत वायरल होती हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले सर, आज ईरान को लेकर समझना चाहेंगे, ईरान कैसे अपने ही मुस्लिम भाइयों का दुश्मन बना बैठा है? ईरान में जो आज हालात हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ईरान का अपना लंबा इतिहास है, और इतिहास में वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ के ट्रेडिशंस भी हैं। जब कभी कोई दूसरी सत्ता आके
दबाव डाल के समाज को परिवर्तित करने की कोशिश करती है, धर्मांतरित करने की कोशिश करती है, तो हमारा जो कलेक्टिव मेमोरी है, जो हमारी स्मृति कभी समाप्त होती नहीं है। और यही चीज़ ईरान के साथ है, वो साफ दिख रहा है। ईरान मूलतः तो फारस रहा है, पारसी वहाँ की भाषा रही है। हालांकि ये इस लंबे काल में भी उन्होंने अपनी भाषा नहीं बदली, लिपि जरूर अभी भी जो उपयोग में आ रहा है वो अरबी है। उनकी जो अपनी लिपि थी अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन जो उनकी संस्कृति कभी खत्म नहीं हुई। कहीं भी कोई कन्वर्जन हुआ हो, तो भारत के संदर्भ में भी देखें तो क्या यहाँ खान पान बदल गया, सब कुछ बदल गया क्या कन्वर्जन से, इस्लाम होने से? नहीं। कुछ हद तक आस्थागत चीज़ें बदली है, कुछ नई आइडेंटिटी आई है, लेकिन जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, मूल पहचान रहा है, जो राष्ट्र से जुड़ी बातें हैं, जिसका संबंध हमारे राष्ट्र से है, वही बात ईरान में भी है। ईरान की राष्ट्रीय पहचान क्या रही है? ज़ोरास्ट्रियनिज़्म। हाँ। ज़ोरास्ट्रियनिज़्म एक कल्चर रहा है, उसको एक सिर्फ रिलीजन के रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसे हमारे भारत में हिंदुत्व जो है पूरी हमारी संस्कृति, जीवन शैली है, कोई एक सीमित आस्था पद्धति के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। यही वहाँ के ज़ोरास्ट्रियनिज़्म में रहा है। वो ज़रूर मोनोथिस्ट रहे हैं, तो मूलतः से जो हमारा वेदांतिक दर्शन है वो भी तो मोनोथिज्म ही है। तो जब मूल में जाते हैं, लैंग्वेज के कॉमन स्टॉक में जाते हैं, इंडो ईरानियन और इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो हैं, तो उसमें फिर कॉमननेस अभी भी हमें दिखता है ज़ोरास्ट्रियन कल्चर में, वहाँ की भाषा में और भारत की भाषाओं में, जिसके मूल में संस्कृत है। हाँ। वहाँ जो नवरोज़ मनाया जाता है, नया वर्ष आपके कश्मीर में नवरेह मनाया जाता है, ये कॉमन है। वहाँ भी देव शब्द है, असुर है जिसको अहुर कहते हैं। वहाँ पे जाके एस को एच कहते हैं। हमारे यहाँ जो पवित्र रूप से जो रिचुअली हम सोमरस पीते थे, वहाँ होम का पान अभी भी होता है। वहाँ भी यज्ञ जैसे शब्द हैं। वहाँ भी आस्था की बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत से मेल खाती है। जैसे अग्नि की पवित्रता हमारे यज्ञ में हो, या वहाँ पे अग्नि को पवित्र माना जाता है। ये बहुत सारे कॉमन स्टॉक हैं, कल्चरल और रिलीजियस। ये बहुत बड़ा सत्य है कि एक जगह से ये दोनों आस्था पद्धतियाँ और संस्कृति या सिविलाइजेशन अलग हुआ। तो कहने को तो कहते हैं कि 1500 वर्ष पूर्व आर्यन भारत में आ गए सेंट्रल एशिया से, और उसका एक स्टॉक ईरान की तरफ गया या फारस की तरफ गया। लेकिन पश्चिम के साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि हमारा ऋग्वेद, जिसमें सरस्वती नदी का विशेष रूप से उल्लेख है, और उस समय सरस्वती नदी अपने पूर्ण रूप से बहती थी, उसके किनारे पूरा सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता थी, और उसका पूरा उल्लेख जब हमारे ऋग्वेद में है। और उसका पीरियड जब बताते हैं, सरस्वती सूखने का ही 2000 BC में सूख गया, तो उसके पहले और 1000 साल पहले सरस्वती अच्छे रूप से बह रही थी। फिर हम कैसे मान लें कि 1500 वर्ष ईसा के पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई, और 1500 वर्ष ईसा के पूर्व आर्यन सेंट्रल एशिया से भारत आए। तो अब ये जो नई समझ विकसित हो रही है टाइमलाइन पे, ये ऋग्वेद और वो जो उसकी स्थापना और उसका लेखन का पीरियड है, या फिर वो जो हमारा पीरियड है 5000 BC के आसपास जाता है। अब तो ये भी प्रूव होने लगा, हड़प्पन को बोलते थे कि जब आर्यन आए तो लड़के मर गए और ख़त्म हो गया, जबकि वो पीरियड अब 5000 से 8000 BC तक जा रहा है। तो सत्य तो ये है कि जो सभ्यता सप्त सिंधु के आसपास विकसित हो रही थी, उसी का कुछ भाग ईरान की तरफ गया, और दूसरे यूरोप की तरफ भी जैसे जैसे आइस एज रिसीड किया था, पीछे गया था, वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया। तो सेंटर में तो सप्त सिंधु संधि ही रहा है। और यही कारण है कि भाषाई साम्य और आस्थागत साम्य ज़ोरास्ट्रियनिज़्म में और भारतीय कल्चर में वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। यानी कि भारत और ईरान की सभ्यता बहुत हद तक एक जैसी ही नजर आती है। यहीं से निकली हुई वो परंपरा है जो ईरान तक पहुंची है। लेकिन फिर अचानक से ऐसा कब वहां पर बदलाव आया? क्योंकि हिंदुस्तान में भी हिंदुत्व की जो हमारी संस्कृति है उसमें भी समय के अनुसार कई परिवर्तन आए हैं।
ईरान के अंदर अभी भी जब चर्चाएं होती हैं तो वहां खुलेआम फांसी चढ़ा देना या फिर पत्थरों मारना या फिर किसी तरीके से, यानी कि वहां महिलाओं को आप आजाद नहीं देख सकते हैं, उनकी भी इस तरीके से हत्या कर देना। तो ईरान कैसे कट्टरता के रास्ते पर चल पड़ा, किस तरीके से ईरान ने समय के हिसाब से अपने आप को बदला नहीं? क्योंकि मैंने पढ़ा था 1979 से पहले ईरान में काफी चीजें हो रही थी वैश्विक अनुसार। हाँ, आधुनिक हाँ व्यवस्था थी वहां। हाँ, लेकिन फिर अचानक से कैसे ये सारी चीजें वहां पर हुई? ईरान में इस्लाम का आना एक प्रमुख घटना थी जो 650-51 के आसपास। ये ज़रूर है कि वहाँ की संस्कृति को दबाने में कुछ 100 साल लगे थे, लेकिन प्रमुखतः ईरान या तब का फारस जो था वो सुन्नी बहुल देश हो चुका था और वहाँ 70 से 90% लोग सुन्नी हो चुके थे। लेकिन 1501 में फिर से वहाँ एक क्रांति हुई जब ऑटोमन से और सफाविद एम्पायर जो वहाँ था उनके बीच जो पॉलिटिकल राइवलरी और डिस्टर्बेंस हुआ, तो उन्होंने अपने को अलग करने के लिए सिया कल्चर को फॉलो किया और सिया आध्यात्म ने कि सिया जो सेक्ट है उसको उन्होंने फॉलो किया और तब से पूरी तरह ईरान सिया हो गया। और ये स्थिति है भी 90% ईरान सिया को मानने वाले हैं। और सिया हो या सुन्नी हो, कॉमन स्टॉक जो है, कॉमन थॉट प्रोसेस जो है, कॉमन सिद्धांत जो इस्लाम का, दोनों में है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन मूलतः वो एक हैं। बहुत सारे सेक्ट की बात होती है लेकिन कॉमननेस सब में एक है। मूल में सबके कुरान है और कुरान को मानने में न सिया इनकार करता है, न बरेलवी, न दहलवी, पहलवी, कोई नहीं। सब उस कुरान को मानता है और बेसिक बुक उनका वही है। और वहीं से सब कुछ पैदा होता है कि कैसे वहाँ पे पुरुषों की प्रधानता इतनी ज़्यादा होती है। वहाँ पुरुष नहीं है, वो योद्धा है। इस्लाम का जन्म ही युद्ध के लिए हुआ है और योद्धाओं को पालने के लिए, पोसने के लिए, युद्ध के लिए, योद्धा तैयार करने के लिए। और योद्धाओं के लिए क्या चाहिए? लूट का माल और सेक्स। ये पूरी तरह व्यवस्था वहाँ, इस कारण वहाँ पे हमेशा फीमेल को दबाने की बात रही है। और मजे की बात है, ये जो अरबिक शब्द है औरत, औरत का अर्थ होता है ढकने की वस्तु, छिपाने की वस्तु। और इसका सीधा सीधा अर्थ है, आप डिक्शनरी में जाके, योनि। तो डिग्रेड करके वे औरतों को इस लेवल पे रखे। और औरत तो उनके मूल सिद्धांत में है कि वो जानवर है जिसको आदमी का स्वरूप दिया गया है और वो पुरुषों के उपभोग की वस्तु है। तो जब भी कहीं इस्लामिक आइडियोलॉजी बढ़ती है तो औरतों पे अत्याचार बहुत कॉमन है, बहुत लॉजिकल है। औरत उनको उपयोग की वस्तु है, योद्धाओं के उपयोग की वस्तु। और ये कारण है कि वहाँ जब 79 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद से फिर हिजाब पहनना, औरतों का बाहर नहीं निकलना और बहुत तरह के प्रतिबंध लगे। और इसी प्रतिबंध के कारण जो सारा अंदर का विद्रोह है वो एक तरफ शिफ्ट हुआ कि हम क्यों ना अपने पुराने कल्चर पे जाएं, पुराना जो हमारा शाह नाम का वहाँ जो राजा था, हम उसकी तरफ फिर क्यों न लौटें। यह बेचैनी वहाँ की जनता में बहुत बढ़ गई है और इसको दबाने के लिए और अत्याचार होता है, बेचैनी और रिएक्शन आता है। इसके कारण वहाँ रिवॉल्यूशन की स्थिति है। अमेरिका और इजराइल जो अटैक कर रहा है वो ये भी देख रहे हैं कि अंदर अंदर ईरान में बहुत सारा विद्रोह है। वहाँ का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है प्रेजेंट इस्लामिक रीजन के विरुद्ध है। अब ईरान की बात होती है तो ईरान की इजराइल से दुश्मनी भी सबके सामने निकलकर सामने आती है। ईरान जब से मेरे ख्याल से खामेनेई वहाँ पर शासन में आए उसके बाद से ही ईरान को खत्म करने की हमेशा बात होती रही कि ईरान को इजराइल को नक्शे से मिटा देना है। इजराइल को वो मानते ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात शिया और सुन्नी की करते हैं। आपने कहा कि दोनों की मूलतः विचारधारा एक ही तरीके से है, लेकिन एक शिया बहुल देश के ऊपर जब अटैक होता है तो उसके साथ बाकी मुस्लिम देश खड़े नजर नहीं आते। इवन ईरान मिडिल ईस्ट के उन देशों पर अटैक करता है जो खुद इस्लामिक है। तो ऐसा क्यों सर? शिया और सुन्नी, जब इस्लाम ये कहता है, और हम अक्सर सुनते हैं कि हिंदू जातियों में बटा है लेकिन इस्लाम एक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो क्लियर नजर आता है कि डिवीजन उनके अंदर भी है शिया सुन्नी को लेकर। ऐसा है क्या? जब से हुसैन की हत्या की गई थी करबला में 680 में,
तब से सीधे सीधे ये पता चला कि इस्लाम में कुछ नहीं है, सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। उस समय कुछ लोग चाहते थे, जो साहबा कहलाते थे, जो मोहम्मद के साथ लड़ते थे, हाँ, जो उनके बड़े सिपह सलार करीब के थे और जो मेरिट के आधार पे अच्छे योद्धा थे या उनके साथ रहते थे, उनके हिसाब से इस्लाम को चलना चाहिए और खिलाफत उनको मिलना चाहिए। यही कारण था कि उनमें से अबू बकर को पहला खलीफा बना दिया गया। लेकिन दूसरा फैक्शन वो चाहता था कि उनके परिवार में उनका दामाद है या उस परिवार से लोग बने, जो नहीं हो पाया। तो यहाँ से राइवलरी सत्ता की शुरू हुई है। तो जो नहीं बन पाए, हाँ, जो उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने अपने को शियाइट या शिया घोषित कर दिया और बाकी जो मोहम्मद के सुन्नत के हिसाब से चले वे सुन्नी हो गए। बाद में भी ये राइवलरी सत्ता की ही राइवलरी रही है। ओटोमन जब सुन्नी था तो उस समय पूरा का पूरा पर्सिया भी सुन्नी था, लेकिन पर्सिया ने अपनी पहचान अलग बनाने के लिए और अपना अलग पॉलिटिक्स खड़ा करने के लिए उन्होंने शिया फैक्शन को अपनाया और अपने को अलग रखा। मोस्ट ऑफ द अरेबिक कंट्रीज है, मिडल ईस्ट के जो देश हैं, अधिकांश सुन्नी हैं। ये जरूर है कि शिया की संख्या इराक में भी बहुत सारे और भी कुछ कुछ कई जगह है, और जहाँ जहाँ शिया की संख्या है वहाँ प्रॉक्सी पॉलिटिक्स ईरान करता रहा है। कभी हिजबुल्लाह के माध्यम से, कभी हमास के माध्यम से, कहीं यमन में हुती के माध्यम से, कभी इस्लामिस्ट फोर्स के माध्यम से इराक में करता रहा है। तो ये सब कुछ सत्ता की लड़ाई इसके कारण है। और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अलग करके अपनी अपनी मठागिरी चलाने की बात है सब में। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ ज़्यादा रेडिकल हो जाएंगे तो बोलेंगे हम बरेलवी हैं, कोई बोलेगा कि हम ये हैं, अहमदिया हैं। इस तरह से बहुत सारे फैक्शन वो बनाते चले गए और सभी अलग पहचान बना के अपनी सत्ता कायम करने और अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास है। इसके अलावा और कुछ नहीं। सर, जब रेडिकल की बात आती है तो क्या इस्लाम और कट्टरता दोनों का कोई संबंध है? हाँ बिल्कुल, जिसको आप कट्टरता कहते हैं ना, वो अगर कोई आस्था पद्धति इसको कह दिया गया, आस्था पद्धति ने एक तरह की आइडियोलॉजी है, युद्ध की आइडियोलॉजी है। युद्ध के लिए कैसे योद्धा तैयार करेंगे, हाँ, तो योद्धाओं को मोबिलाइज करने के लिए एक कल्पना कर लिया गया कि अल्लाह नाम के किसी पारलौकिक शक्ति ने आके सब कुछ बता दिया और किसी पे आयत हो गया और उसने उसको फिर लिख दिया गया, एक कुरान हो गया। और उसको बहुत फ्रेम, उसमें तो 25 नहीं सैकड़ों कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो सोशल मीडिया पे खूब उजागर रोज हो रहे हैं और ये बता रहा है कि यह मैनमेड चीज़ें हैं। लेकिन जब उन लोगों ने मान लिया कि अल्लाह के द्वारा आयत हुई है तो ना अमेंड कर सकते हैं, ना उसको कभी चेंज कर सकते हैं, ना क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहीं से वो जो कट्टरता है, जो लिख दिया गया तो लिख दिया, वो आखिरी है। जो भी लिखा हुआ है, अगर उसमें लिखा गया है कि औरतों को गवाही देने का आधा ही अधिकार है, उसका गवाही आधा ही माना जाएगा, कुरान में लिखा है तो लिखा है। अगर उसमें ये लिख दिया गया है कि माली गनीमत की व्यवस्था है, माली गनीमत में ये था कि युद्ध में जो लूटा जाएगा 80:20 के रेशियो में बांटा जाएगा, लीडर को 20% मिलेगा, 80% बाकी के योद्धाओं को बटेगा, वो औरतें हों या दिनार हो या दूसरी संपत्ति हो, ऊँट हो, भेड़ हो, कुछ भी हो। तो जो लिख दिया गया उसको अंतिम मान लिया गया और उसी पर चलने के कारण उसमें हेर फेर नहीं होगा, और यही कट्टरता है। तो उसी आधार पर इस्लाम आज भी डेट में चलता हुआ नजर आता है। सर, लेकिन जब खामेनेई की मौत होती है वहां पर, या खामेनेई को मार दिया जाता है ईरान के अंदर, तो उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर भारत में भी विरोध देखने को मिलता है। शिया समुदाय सड़कों पर नजर आता है। क्या लखनऊ से खामेनेई का कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या हिंदुस्तान से? ये बेसिकली इस्लाम है। इस्लाम के पहचान को हुए अपनी पहचान मान रहे हैं। जो भी कन्वर्ट हो गया तो ये बहुत बड़ा पहचान की क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस है उनके साथ। जहाँ कहीं भी कन्वर्जन होता है, मूलतः जब से इस्लाम आया, हाँ 632 के आसपास, उसके पहले तो इस्लाम नहीं था। हाँ। सबकी अपनी पहचान थी ना, कौन किस आस्था पद्धति को मानता है, कौन कौन सी भाषा बोलता है, कौन किस ट्राइब का है, कौन किस क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी रीजनलिटी पहचान क्या है। तो बहुत तरह की पहचान रही है। उनका कॉमन इतिहास क्या रहा है, कॉमन कल्चर, भाषा क्या रही है, जिसको नेशनलिटी कहते हैं या राष्ट्र कहते हैं। सभी का अपना कहीं ना कहीं कुछ रहा था पूरी दुनिया में। लेकिन जहाँ कहीं भी कन्वर्जन हुआ तो कन्वर्जन के साथ एक ही आइडेंटिटी रहने दी गई, वो इस्लाम की आइडेंटिटी है। बाकी आइडेंटिटी उनसे छीन ली गई। तो इस तरह से वो डिरूटेड हो गए, उनकी जड़ें नहीं रही।
वो जानते हैं। अभी भी कई लोग बात करेंगे कि हमारे पूर्वज गुर्जर थे, राजपुताना थे। अभी इस्लाम के फॉलोअर्स कहते हैं, बहुत सारे उनके वक्ता लोग कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं वो भूल नहीं पा रहे हैं उस आइडेंटिटी को, लेकिन उससे पूरी तरह जो आइडेंटिटी हावी है वो इस्लाम की आइडेंटिटी है। हाँ, और इस्लामियों का साथ देना कुरान के हिसाब से उनकी मजबूरी है। जो इस्लाम को मानता है वही एक उम्मा एक साथ बनाता है, इस्लामिक वर्ल्ड, और वो एक दूसरे के हैं। इसके अलावा बाकी सब क्या हैं? काफिर हैं। वो इस्लाम को माने, किसी दूसरे को, ऐसे सारे लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, भले वो किसी और को ना माने, वो सारे काफिर हैं। और काफिरों को या तो इस्लाम में कन्वर्ट करना है, या फिर उनसे जजिया लेना है, या उन्हें समाप्त करना है। इसके अलावा तो यही उनके अंतिम सत्य है। और इस्लाम में को मानना है तो टोटलिटी मानना पड़ेगा, उसके उसी फॉर्म में मानना पड़ेगा। और उस फॉर्म में मानने का मतलब है कि आप अगर इस्लाम के डिक्टाट से, उसके निर्देशों से थोड़ा भी दाएं बाएं होते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? दोजख में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, और आपको फिर जन्नत नहीं मिलेगा। तो सारा झगड़ा है जन्नत के लोभ का और इस दुनिया में ऐश करने के व्यवस्था का, और यही इस्लाम है। जन्नत और 72 पुरों का। हाँ। और सर ये इस्लामिक वर्ल्ड की चाहत क्या है? पूरे दुनिया का इस्लामीकरण, ये इसी को इस्लामिक एम्पिरियलिज्म आप कह सकते हैं। उनका डिक्टाट ये है कि सबको जब हमें इस्लाम में कन्वर्ट करना है, हाँ, अगर किसी एक कंट्री को आप कवर करके, किसी एक कंट्री को जीत के, कन्वर्ट करके आप इस्लाम में तो वहाँ के जितने लोग, वहाँ के फौज हो गए। एक बार इस्लाम मान लिया तो आपके फौज हो गए। उनका पूरा ही थ्योरी है पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना, और वही उनका सत्य है। और ये इस्लामिक सॉलिडिटी ही उनकी एकमात्र सॉलिडिटी है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा फिलोसोफर आज जो मॉडर्न इस्लाम में माना जाता है वह है अल्लामा इकबाल। भारत में पैदा हुआ था और 2.5 जनरेशन पहले कन्वर्ट हुआ था। इकबाल ने बताया है, और बहुत सारे उनके फिलोसफर्स ने बताया है, नेशन इज ऑलवेज अगेंस्ट इस्लाम। नेशनहुड, राष्ट्रवाद इस्लाम को तोड़ता है। उनकी एक ही पहचान है, उम्मा, ऑल इस्लामिक फॉलोअर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस कारण जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो इस्लाम के तहत नहीं है, वह उनसे अलग है, उनसे दूर है, हो सकता है वो मान लें उनका दुश्मन है। वह खमैनी ईरान में होता या खामनेई कहीं भी होता, उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। और सियाओं के लिए तो एक ही कंट्री मेजर था, और सियाओं का वो वर्ल्ड लीडर माना जाता था। इस कारण अगर कोई बांग्लादेश का मुसलमान हो, पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया का, वो आपके दादरी के मुसलमान के लिए भाई होगा, लेकिन उसके पड़ोस के बगल का गैर मुस्लिम भाई नहीं हो सकता। यही इस्लामिक ब्रदरहुड है। सर एक वीडियो वायरल हुई खामनी की मौत के बाद, शायद वो लखनऊ की वीडियो रही, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई, जिसमें एक छोटे से बच्चे से बातचीत करती है एक रिपोर्टर। तो वो कहता है कि खामनेई की मौत पर वो रो रहा होता है, उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उससे सवाल किया जाता है कि अगर भारत में ऐसा कुछ हुआ होता या फिर देश के प्रधानमंत्री के साथ कभी ऐसी कोई घटना अगर मान लो हो गई होती, तो वो कहता है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उनसे मतलब नहीं है, उसने हमें क्या दिया, लेकिन हमारे खामनेई रहबर हैं। ये रहबर क्या होता है ये? और जिस देश से कोई मतलब नहीं है, भारत के मुसलमान नाम ज़रूर सुन लिया होगा, लेकिन इसके अलावा ना वहाँ से कोई लेन देन, ना ही वहाँ का, मतलब जिस देश की खाते हैं उस देश में ही वो अपने आप को अपना नहीं मानते हैं, और एक दूसरा देश जहाँ से हमारा कोई सही मायने में लेना देना नहीं है, उसे अपना रहबर मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। ये किस तरीके की मानसिकता है? ये शियाइट आइडियोलॉजी में जो उनके मजहब का सबसे बड़ा लीडर होता है उसको रहबर कहते हैं। तो अभी उस हिसाब से अली खामनेई था जो भी मारा गया, तो वो सारे सिया उससे जोड़ते हैं। और मज़े की बात है कि इस्लाम की बात आती है तो सिया सुन्नी भी एक हो जाते हैं। हाँ, उनका पड़ोसी भले ही किसी जाति का हो, अगर काफिर है तो सभी वो एक हो जाते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान इस्लाम से बना के चलते हैं। थ्योरेटिकली ही उनके लिए नेशन दूसरी पहचान महत्वपूर्ण नहीं, एक ही पहचान महत्वपूर्ण है, वो इस्लाम की पहचान, इसलिए ऐसा होता है।
और इन सब के बीच में इज़राइल के ऊपर जिस तरीके से खतरा हमेशा से कहा गया है ईरान की तरफ से, आपने प्रॉक्सी का जिक्र किया, हिजबुल्लाह हो या फिर आपका हमास हो या फिर हुती विद्रोही हो, इन सब के जरिए से इन्हें फंडिंग या फिर सारी चीज़ें प्रमोट ईरान ही करता था और इनका मकसद इज़राइल को कहीं ना कहीं टारगेट करना या आसपास के इलाकों में ईरान का प्रभुत्व बरकरार रखना था। तो इज़राइल और अमेरिका, इन्हें किस बात का डर था ईरान से? अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन देश हो गया या फिर हो जाता तो फिर क्या वो सच में इज़राइल को नक्शे से मिटा सकता था? ये डर वाजिब था? इसमें दो बातें हैं। एक तो अभी भी इस्लामिक वर्ल्ड का भरोसा है इस्लाम को मानने वाले कि खिलाफत फिर से आएगा, एक कोई खलीफा फिर से बनेगा जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को रूल करेगा, उनका अभी भी भरोसा है। और 3 देश इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। एक सऊदी अरेबिया है कि मैं खलीफा रहूँगा, एक टर्की वाले हैं और तीसरा ईरान वाले रहे हैं। तो एक तो ये कि अपना क्षेत्र विस्तार कम से कम पहले वहाँ कर लें जहाँ इस्लामिक वर्ल्ड है, वो मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं। इस दृष्टि से सभी अपना प्रभाव बनाने में लगे रहते हैं, ये तीनों ही हमेशा। और इन तीनों की राइवलरी, इसलिए कभी तीनों एक नहीं होते हैं। आप कहीं भी देख लें, ये तीनों कभी एक नहीं, अलग अलग ही चलते हैं। और दूसरा, जहाँ इंटरनेशनल लेवल की बात है तो इज़राइल तो महत्वपूर्ण क्यों है? इज़राइल तो बना ही गया इस बात के लिए कि हमें मिडिल ईस्ट और उस क्षेत्र को कंट्रोल करना है। चूँकि यहूदी और ज्यूज़ पूरे विश्व में फैले हैं और महत्वपूर्ण पोजीशन में इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। तो वेस्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उनको प्रॉमिस किया था कि हम आपको आपका देश देंगे। इस कारण 1948 में ज्यूज़ लैंड बनाया गया जिसका इज़राइल नाम दिया गया। वहाँ पे पहले से अरब मुल्क के पैलेस्टीनियन बहुत सारी संख्या में थे, लेकिन जब ज्यूज़ को सपोर्ट मिला, किस लिए? क्योंकि वह एक सेंटर पॉइंट बनाया गया, एक बड़ा बेस तैयार किया गया वेस्ट के द्वारा, ताकि मिडिल ईस्ट को वो नियंत्रित कर सके। तो वो तो पश्चिम और अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस तरह से उसने काम किया। और उसको काउंटर करने के लिए इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत सारे फोर्सेस हमेशा लड़ते रहे। और वैसे भी पुराने राइवल्स हैं रिलीजियसली, ज्यूज़ और क्रिश्चियन। लेकिन बाद में पता चला कि ये ज़्यादा बड़े राइवल हो गए इस्लाम के मानने वाले और ज्यूज़। और क्रिश्चियन और ज्यूज़ एक हो गए। तो एक अपॉर्चुनिटी था कभी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कि वो और ज्यूज़ अगर एक हो जाते तो इतिहास कुछ बदल चुका होता। लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए और उसको सिर्फ राइवल के रूप में देखते रहे। और ये एंटागोनिज्म, रिलीजियस एंटागोनिज्म को इतना बढ़ाते रहे कि वो दुश्मन मानते रहे कि ज्यूज़ को हमें ख़त्म करना है। और उसका उल्लेख पूरे इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में भरा पड़ा है। उसको लेके ये चलते रहे। ज्यूज़ को पूरे ही इस्लामिक वर्ल्ड जो है अपना दुश्मन मानता है, वो सुन्नी हो या शिया हो। अब ईरान की स्थिति इस तरह से अलग रही कि ईरान एक अलग आइडेंटिटी हमेशा मेंटेन कर पाया एक कंट्री के रूप में। भले वो इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा हुआ, लेकिन कभी एक साथ उनके नहीं रहा। ये सेपरेट आइडेंटिटी एक ही कंट्री ने हमेशा मेंटेन किया। और यही कारण है कि जब नए स्टेट्स बनाए गए फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, जो आर्टिफिशियल तरीके से ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने मिलकर बना दिया कि बाउंड्री अपने हिसाब से खींच दिया, किसी को सऊदी अरेबिया बना दिया, किसी को सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इस तरह के कंट्री उन्होंने क्रिएट कर दिया आर्टिफिशियली, जहाँ पे ना उनके ट्राइब्स का ध्यान रखा, ना उनके कॉमन कल्चर का ध्यान रखा। आधा कुर्द यहाँ जा रहे हैं, आधा कुर्द वहाँ जा रहे हैं। हाँ, फिर जानबूझ के उन्होंने किया, जहाँ सुन्नी मेजोरिटी है तो सऊद को बना दिया, सऊदी अरेबिया हो गया। हाँ, इराक में शिया ज़्यादा थे, सुन्नी के हाथ में दे दिया लीड रोल। तो इस तरह से वो चाहते थे झगड़ा मचा रहे, और माइनॉरिटी जब रूलिंग कम्युनिटी रहेगा तो उन पर डिपेंडेंट रहेगा। तो ये सब झगड़े का कारण रहा था। और इन झगड़े के साथ उन्होंने घाल मिल करके इज़राइल को भी जोड़ दिया। और इसके बाद फिर ये झगड़ा इस्लामिक वर्ल्ड वॉर से इज़राइल चलता रहा। सर, जब से ईरान के अंदर खामनेई का ये शासन आया, उसके बाद से लगातार ये कहा गया कि इज़राइल को अयोग्य घोषित कर दिया गया, वो देश ही नहीं मानता।
और उसके बाद लगातार ये कहा गया कि हम मिटा देंगे, कोशिशें भी हुई, प्रॉक्सीज के ज़रिए से भी कोशिशें हुई। तो ये आप इतनी भयंकर लड़ाई किस तरीके से बन गई कि एक मुल्क को वो देखना ही पसंद नहीं करता है? ऐसा क्यों? बाकी देश जब इजराइल के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे आपका कतर हो या फिर और देश हो, तो ऐसे में ईरान ने अपने आप को अलग एक खड़ा क्यों किया? ईरान हमेशा इजराइल को अपना दुश्मन क्यों मानता रहा? इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए एक कॉमन दुश्मन खड़ा करना उसकी आवश्यकता भी थी, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी था यहूदियों के विरुद्ध। तो उन्होंने उसको एक कॉमन दुश्मन के रूप में घोषित किया और उसके लिए बोले हम उसके विरुद्ध लड़ना है। तो इस तरह से हमास वाले को लड़ा रहा हो या लेबनान से लड़ा रहा हो या कहीं से भी वो लड़वा रहा हो, तो एक कॉमन एनिमी उसने खड़ा किया। और ये सब पॉलिटिकल पर्पस से भी किया गया है, जानबूझ के भी। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिस्टोरिकल बातें हैं, वो करंट पॉलिटिक्स के दृष्टि से भी एक बड़ा राइवल, एक दुश्मन जब तक खड़ा नहीं करोगे तो किस आधार पे लोगों को इनवाइट करोगे, खास करके अगर वॉरियर कम्युनिटी है तो उन्होंने एक कॉमन दुश्मन को खड़ा किया और बहुत बड़ा बनाया, और इस राइवलरी का फायदा अमेरिका ने भी लिया। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए ही कहीं ना कहीं इजराइल अस्तित्व में आए, और उसके बाद से लगातार हमने चीज़ों को देखा। सर, क्या लड़ाई तेल की भी है? हाँ, निश्चित रूप से। पेट्रोल जब से आया और जब वो एनर्जी का मेजर सोर्स था, तो उस पर कंट्रोल करने का मतलब है वर्ल्ड की इकोनॉमी पे कंट्रोल करना। तो उसके बाद फिर पेट्रोलियम के अलग ग्रुप्स बने, और फिर उसको कैसे उसको डॉलराइज किया गया, और डॉलर में ही पेट्रोल बेचोगे, ये डिक्टेट आया अमेरिका का। उस बहाने अमेरिका लूट मचाता रहा। तो ये सारा पॉलिटिक्स तो पश्चिम का इकोनॉमिक एम्पेरियलिज्म है। और सर, जब आज की डेट में महिलाओं की आज़ादी की बात होती है, खुद सनातन के अंदर भी, खुद हमारे संस्कृति के अंदर भी समय के अनुसार कई सारे चेंजेस आए, चाहे सती प्रथा हो, चाहे फिर महिलाओं के सम्मान और बाकी चीज़ों को लेकर दहेज प्रथा की बात हो, या फिर एक घूंघट प्रथा वगैरह, सारी चीज़ें चलती रही, समय के हिसाब से चेंजेस आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस्लाम ने समय के अनुरूप अपने आप को बदला है, या फिर इस्लाम के अंदर वही जो कुरान में लिखा गया है, जो सारी चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पर ईरान के अंदर आज भी उसी के आधार पर वो मुल्क चलने की कोशिश करता रहा? इस्लाम तभी तक है जब तक कुरान है, और कुरान जब तक है इस्लाम में कुछ नहीं बदल सकता है, क्योंकि कुरान अनअमेंडेबल है, अनक्वेश्चनेबल है, अनअल्टरेबल है, उसको बदल नहीं सकते। इसलिए इस्लाम बदल नहीं सकता है मूलतः। वो कहीं पे हो, वो यमन में हो या कश्मीर में हो या फिर इजिप्ट में हो, कहीं भी वो तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो अंतिम शब्द मान लिया है ना, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया के लोग मिलके भिड़ जाओ और ये कह दो कि कुरान से काफिर शब्द हटा दें, हटाएंगे क्या? नहीं हटा सकते हैं। बेसिक सिद्धांत है ना, अल्लाह का एक शब्द हटा दोगे फिर तो वो विश्वास ही खत्म हो गया ना उनका, कि अल्लाह ने ये शब्द दिए और अल्लाह कोई चीज है। एक परिवर्तन कुरान में किए, पूरी आस्था इस्लाम की वहीं ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए कोई बदलाव नहीं है और वैसे ही चल रहे हैं। औरतों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो 6वीं और 7वीं शताब्दी में जो था वही आज भी है, तभी तो ये हाल है ईरान में। लेकिन सर, सऊदी ने तो अपने आप को बदला है ना, जो वो देश है जो मूलतः पैगंबर मोहम्मद की धरती कही गई, जहाँ से ये मक्का मदीना ये सारी चीज़ें हुई, वहाँ के अंदर तो बीते कुछ सालों में लगातार परिवर्तन देखने को मिले हैं, चाहे महिलाओं की आज़ादी से, क्योंकि वहाँ महिलाएं अब कार भी चलाने लगी हैं, और हिजाब वगैरह ये सारी चीज़ें भी, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हुई हैं। तो बदलाव तो ऐसे देशों में तो आए हैं। ये बदलाव जो है बहुत माइनर है, हाँ, और वो सिर्फ अभी शुरुआत हुई है सऊदी अरेबिया में। ट्रेडिशनली सऊदी अरेबिया में कौन गाड़ी चलाएगा वहाँ अलग कमरा होता है। सऊदी में आप किसी के यहाँ जाइए, वहाँ पे जिस कमरे में आपको बिठाया जाएगा, कोई औरत वहाँ लड़की नहीं आएगी, आप मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। हाँ, वो स्ट्रिक्टनेस अभी भी खूब है वहाँ। ये छोटी मोटी चीज़ें मीडिया में अगर फैला दी गई कि अब हिसाब में हम
से हम छूट दे रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स अभी वहाँ भी नहीं बदले हैं। हाँ, और कितना बदलेगा ये तो सत्य है कि अगर बदलाव की शुरुआत करेंगे तो इसका जरूर स्वागत है, लेकिन बदलाव की शुरुआत का अर्थ है और इस तरह से खामनेई के समाप्त होने की जो घटनाएं हैं, यह यहाँ से इस्लाम रिसीड हो रहा है। और जो इतने एक्स मुस्लिम बैठे हैं पूरे विश्व में, उनका मनोबल बढ़ेगा और ग्रेजुअली इस्लाम यहाँ से छीन होता जाएगा, ये दिखाई पड़ने लगा है। सर, आपने एक्स मुस्लिम का जिक्र किया। पूरी दुनिया में लगातार एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है। क्या ये इस्लाम के लिए चिंता की बात है? और बीते दिनों एक एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, उनके ऊपर हमला हुआ, वो खोलकर इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं फैक्ट के हिसाब से बात करता हूँ और अगर मुझे कोई चैलेंज कर सकता है, कोई मुल्ला मौलवी, तो मेरे सामने आ सकता है। लेकिन उनके ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, 14 बार उन पर चाकू से हमला किया गया, तो क्या वो हमला जो हुआ है उसे किस तरीके से आप देखते हैं? और एक्स मुस्लिम की बढ़ती हुई संख्या क्या इस्लाम के लिए कहीं ना कहीं ये है कि उनका जो मूल मैसेज है, जो असली सच्चाई है, वो पूरी दुनिया को पता लगनी शुरू हो गई है? जी हाँ, एक्स मुस्लिम का अर्थ होता है इस्लाम को छोड़ना। और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि इस्लाम को छोड़ोगे तो उसकी एक ही सजा है, मौत। तो ये जो हमला हुआ है वो सिर्फ इस कारण हुआ है क्योंकि किसी ने इस्लाम छोड़ा, जिसको कहते हैं एपोस्टेसी, और उसकी सजा है मौत। अब इसके पीछे का सिद्धांत जो रहा होगा वो यही है कि इस्लाम की सच्चाई सबसे अधिक कौन जानता है? जो मुसलमान है, वो अंदर की बात नहीं जानता है। हाँ। अगर वो छोड़ के जाएगा तो वास्तविकता बताएगा दूसरी जगह। इस कारण ये व्यवस्था बनाई गई। या फिर जो ओरिजिनली क्रिएट किया गया था इस्लाम लड़ने के लिए योद्धाओं को, तो कोई योद्धा बाहर न जाए। एक बार हमारी गैंग में आ गए, बाहर जाओगे तो तुम्हें निपटा देंगे। तो ये सब तरह की बातें हैं और उसी की परिणति ये है कि डर के कारण कई लोग सामने नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग नकाब लगा के एक्स मुस्लिम घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। लेकिन एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है विज्ञान के बढ़ने से। जिन देशों में ज़्यादा इस्लाम है वहाँ की इकॉनमी लड़खड़ाई, ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरी दुनिया आगे बढ़ रही है और ये जो सोशल मीडिया और नए टेक्नोलॉजी आए हैं, इसके कारण एक्सपोजर बढ़ा है। हाँ। जो जेन जी है इस्लामिक वर्ल्ड का, उसमें क्या एनर्जी नहीं है, उसकी अपनी तमन्नाएं नहीं है, उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है। वो भी शौक मौज करना चाहता है, लेकिन जहाँ उसको लगता है उसको इस्लाम रोकता है, तो फिर अंदर से प्रतिक्रिया आती है। और यही कारण है कि एक्स मुस्लिम की संख्या लगातार बढ़ रही है। सर, क्या आप मानते हैं कि एक इस्लामिक देश लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता? क्योंकि ये लोग ढोंग तो पीटते हैं दुनिया भर में कि हम लोकतांत्रिक हैं। पाकिस्तान खुद को भी एक लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन जो इस्लामिक है वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। समग्र रूप से कहें तो वही है, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस हैं कुरान में। आप जब कुरान को मानोगे और शरीयत को मानोगे तो बहुत जगह इक्वलिटी कर ही नहीं सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का इक्वलिटी, इक्वल राइट टू वोट, हाँ, और वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ इक्वलिटी। तो ये जब नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगा? तो दिखाने के नाम पे जो भी कर लें, उनका तो असली मकसद क्या है? हाँ, इस्लाम के दृष्टि से आइडियल क्या है उनका? शरीयत। और शरीयत का कानून तो अलग है, उसमें कोई मॉडर्न प्रिंसिपल्स की तो हम बात कर नहीं सकते हैं। तो इस्लाम और डेमोक्रेसी ये बहुत साथ नहीं चल सकते। सर, खामनेई से पहले और खामनेई के बाद का ईरान, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को कि दोनों में क्या डिफरेंस था? आयतुल्लाह खोमेनी जो आ गए थे 1979 में, हाँ, तब से एक खास तरह का इस्लामिक रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, तब से अब तक का पीरियड, अब तक इसके बाद फिर बदल जाएगा। तो अब तक इसके बीच का जो 79 से अभी तक का था, वो तो पूरा का पूरा इस्लामिक और उनके इमाम के आधार पे चल, इमाम भी हेड करते थे। असली पावर इमाम के पास होता था, जो अभी खामनेई थे, वहाँ से सब चीज़ चलता था। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम उसमें पूरी की पूरी तरह वो सरिया भले ही नहीं लागू कर पा रहे थे, लेकिन सरिया के बहुत सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने वहाँ पे
लागू कर रखा था, यही कारण था कि वहाँ पे महिलाओं पे इतनी पाबंदियाँ थी, इतने रेस्ट्रिक्शंस थे। उसका मूल कारण इस्लामिक तौर तरीका और सिद्धांत ही हैं। हाँ, इसके बाद, उसके पहले भी ईरान अलग था और इसके बाद भी ईरान अलग होगा। अब जो युद्ध चल रहा है, ये भी युद्ध कोई 2-4 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये युद्ध महीने 2 महीने चलना बहुत आसान बात है, क्योंकि ये अभी तो फैल ही रहा है। और चूँकि इस युद्ध का प्रमुख आधार क्या है? एयर स्ट्राइक, वो मिसाइल के माध्यम से हो चाहे जिस, और एयर स्ट्राइक के मामले में अमेरिका सबसे स्ट्रांग है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो वहाँ पे तो जितना निपटाना है वो निपटा लेगा ईरान को। लेकिन ग्राउंड फोर्स की जब बात आती है, ज़मीन पर लड़ने की बात है, तो अमेरिका अभी तक ऐसा कोई युद्ध नहीं जीत पाया है। वो वियतनाम में हो, अफगानिस्तान में हो, सभी जगह उनको छोड़ के भागना पड़ा है। और वहाँ का आर्मी इस तरह से तैयार ही नहीं हुआ कि ग्राउंड का युद्ध लड़ पाए। लेकिन अल्टीमेट जीत जो होती है ग्राउंड में कब्जा करने के बाद ही होती है। यही कारण है कि नेवी और एयर फोर्स के बाद जो असली भूमिका निभाने वाले होते हैं वो आर्मी वाले होते हैं। वहाँ पे अगर अमेरिका कमज़ोर है तो फिर ये बहुत लंबे समय तक गुरिल्ला वॉर वहाँ चलता रहेगा। वॉर एक बार सीज फायर भी हो जाएगा कहने को, लेकिन ये गुरिल्ला वॉर बहुत समय तक वहाँ चलता रहेगा और ये डिस्टर्ब बहुत समय तक वो एरिया रहेगा, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया ईरान का और वहाँ पे जोग्राफिकल वेराइटीज़ भी बहुत हैं। तो ये और ये लंबा डिस्टर्बेंस जो है फिर वर्ल्ड इकॉनमी को प्रभावित करेगी, वो तेल के कारण करे या जिस कारण करे, और इसके कारण फिर अलग तरह के कुछ पॉकेट्स में टेररिज्म भी बढ़ेगा, और स्वाभाविक है। तो ये चीज़ें भी लंबे तौर पे चलेगी और लंबे समय तक जब इकोनॉमिक फैक्टर्स प्रभावित करेंगे, तेल की कीमतें बढ़ेगी और वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे आएगा, फिर नया ग्रुपिंग होगा शुरू में। फिर ये नई ग्रुपिंग तैयार होगी विश्व में। अभी जो साथ में हैं नाटो कंट्रीज, यूरोप जो अमेरिका के साथ हो सकता है वो थोड़े अलग हों। हाँ, चाइना रसिया की क्या भूमिका रहेगी? अभी तो रसिया कमज़ोर है, चाइना भी कहीं लड़ने को तैयार नहीं, वो तो स्पष्ट है। लेकिन नए ग्रुपिंग्स आएंगे। इकोनॉमिक प्रेशर जो होता है सबसे बड़ा प्रेशर होता है, और इसके कारण नए ग्रुपिंग्स अभी वर्ल्ड में आएंगे। और इन सब के बीच में भारत का रोल आप क्या देख रहे हैं? भारत को अपनी इकोनॉमी के दृष्टि से बुद्धिमत्ता से चलना होगा। नया बैलेंस हमेशा बनाने के लिए फ्लेक्सिबल रहना होगा। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न कोई दोस्त होता है परमानेंट, न कोई दुश्मन होता है। हाँ, जैसी परिस्थिति रहेगी, हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए जो होगा वो इंडिया करेगा, जहाँ भी आवश्यकता होगी। कब किनसे दोस्ती करना है, किनसे नहीं करना है, कब कौन सा सामान कहाँ से लेना है, किसको क्या एक्सपोर्ट करना है, वो तो फ्लेक्सिबल तरीके से हम अपने हितों की रक्षा में करेंगे। सर, पूरी दुनिया में जब बात होती है, अगर हम रूस यूक्रेन को छोड़ दें तो ज़्यादातर लड़ाई तो इस्लामिक देशों के अंदर ही हो रही है। और फिर ये जो इस्लामिक वर्ल्ड का इनका जो ढांचा है ये तो खुद ही ध्वस्त हो रहा। भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, उधर आपका सऊदी यूएई को आग दिखाने की कोशिश करता है, वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ ईरान और पूरा मिडल ईस्ट आमने सामने नज़र ही आ रहा है। तुर्की अलग राह पर चल रहा है, और लेबनान, सीरिया, ये सब हमेशा आग की जद में रहते ही हैं। तो इस्लामिक कंट्रीज जो 57 मुस्लिम देश बताए जाते हैं, ये आधे से ज़्यादा तो खुद ही लड़ मर रहे हैं। तो ऐसे क्यों हालात हैं? बस वही है कि उनके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फॉर्मूले, शांति में कैसे रहते हैं, इसके फॉर्मूले बहुत कमज़ोर हैं। उनके पास जो मजबूत फार्मूले हैं युद्ध के फार्मूले हैं, लड़ने के हैं, तो वो लड़ते रहते हैं। जब तक वो इसको छोड़ के इस्लाम से दूर नहीं होंगे तब तक उनकी स्थिति यही रहेगी। अभी तो तेल मिल गया तो कुछ जगह प्रॉस्पेरिटी आ गई थी। हाँ, अब सोलर बढ़ रहा है, कहीं न्यूक्लियर पावर और बढ़ गया, ऊर्जा के दूसरे स्रोत मिल जाएंगे, और जिस दिन पेट्रोलियम की आवश्यकता और महत्व कम हो गया तो इनकी इकोनॉमी भड़बड़ा के गिरेगी। जो अपने को मॉडर्नाइज कर लिया, जो अगर इस्लाम से दूर जाएगा तो वो फिर कुछ हद तक आगे बढ़ पाएगा। वो सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, ये सभी अपने अपने तरीके से अपने अंदर बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको पता चल गया अगर बदलाव के वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये ग्रेजुअली मैसेज आएगा, और ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये ईरान का वॉर, और साथ में और जितने वॉर हो रहे हैं, ये इस तरह से लड़के मरेंगे, कुछ हासिल नहीं होना है। तो इस तरह से बेसिकली नया, मैं कहता हूँ वर्ल्ड ऑर्डर और इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं, उसके साथ ही
नया रिलीजियस ऑर्डर भी डेवलप होगा। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का बॉस कहीं ना कहीं इस वक्त भारत नजर आ रहा है हर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये देखने को मिलता है हर किसी की निगाहें, हर एक फाइल भारत, हिंदुस्तान, दिल्ली की टेबल पर ही पहुंचती है। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, हाँ। लेकिन भारत अब महत्वपूर्ण देश है, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, लीडरशिप के हिसाब से स्टेबल कंट्री है, बैलेंस्ड कंट्री है। इसके कारण भारत एक भरोसे का देश है, जो बहुत कम विश्व में ऐसे देश हैं। बाकी पे भरोसा उनके पावर के कारण कर रहे हैं, लेकिन भारत पे जो भरोसा है इनकी ऐतिहासिक पहचान के कारण भी है, इनकी संस्कृति के कारण भी है और इनके व्यवहार के कारण भी है। तो ये, और उसके मूल में क्या है? हिंदुत्व। तो हिंदुत्व का सम्मान विश्व में इससे बड़ा नहीं है। सर, जब प्रॉक्सी की बात होती है तो मुख्य तौर पर इजराइल और ईरान की लड़ाई इसी आपके चाहे होती हों, चाहे आपके बाकी जो उनके प्रॉक्सीज रही हैं उनको लेकर मुख्य तौर पर हुई। ऐसे ही जैसे ईरान ने इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी खड़ी की, हिजबुल्लाह हो गए और बाकी चीज़ें हो गई, उस तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने भी कई प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया। लश्कर तैयबा हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सब वही काम करते हैं। तो क्या वो समय भी अब नज़दीक आता हुआ आपको नज़र आता है? इस पर आपका क्या टेक है? जैसे ईरान पर इजराइल ने अटैक किया, वैसे ही भारत को भी आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए इन सबको अब सही समय आने पर कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। भारत तो आतंकवाद के विरुद्ध लगातार लड़ाई लड़ रहा है, और कई तरह के आतंकवाद भारत में अब कम हुए हैं, क्योंकि अब भारत ने आंखों में आंखें डाल के लड़ना शुरू किया है, घर में घुस के मारना शुरू किया है। तो अब वो कश्मीर की बात हो या कोई बॉर्डर एरिया की बात हो पाकिस्तान के साथ, तो ये लड़ाई अब इंडिया के फेवर में आएगा, क्योंकि इससे सभी परेशान हैं। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे खास करके इस्लामिक टेररिस्ट संगठनों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब इस युद्ध के बाद वो कमज़ोर होंगे, पूरे विश्व को इसका लाभ मिलेगा। सर, मैं एक सवाल आपसे आखिर में पूछना चाहूँगा, क्योंकि बीते दिनों जब एक वीडियो RRTS का जब उद्घाटन हुआ तो एक वीडियो रैपिड रेलवे का, तो उसकी एक वीडियो नज़र आई। उस तस्वीर के अंदर लोग खुश नज़र आ रहे थे। एक रेलवे मेट्रो का संचालन शुरू हुआ और वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, लेकिन कुछ लोग वहाँ खड़े थे जिन्होंने टोपी लगाई हुई थी और वो शांति से मुस्कुराकर देख रहे थे। वो ना भारत माता की जय बोलने को तैयार है, ना वंदे मातरम कहने को तैयार है। आखिर ऐसा क्यों सर? जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो फिर इन्हें भारत माता की जय बोलने में क्या परेशानी है? वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? उनका सर्वोपरि है अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। वंदे मातरम हमारी मातृभूमि है, उसके आगे नहीं झुकेंगे। भारत माता है, हमारी ज़मीन है, इसके आगे नहीं झुकेंगे। चूंकि एक ही के आगे झुकेंगे, ये उनका सिद्धांत है। तो उनके सिद्धांत का मतलब उनके लिए देश और राष्ट्र कुछ नहीं है। हाँ। उनके लिए जो कुछ है इस्लामिक बिलीफ है, यही एकमात्र उनका सत्य है। और यही कारण है कि उनके लिए राष्ट्र जैसी कोई चीज़ नहीं है, कंट्री जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो सत्य है। सनातन एक संस्कृति है, लेकिन इस्लाम और हिंदुत्व में अगर मैं अंतर आपसे पूछूं तो क्या आप कहेंगे? ये सनातन या हिंदुत्व पूरी जीवन शैली है। हाँ। इसमें सभी तरह की न सिर्फ आस्थाएं हैं जो इस मातृभूमि से पैदा हुई है, उन आस्थाओं की बात मैं कर रहा हूँ। वो आस्था पद्धतियाँ जो भारत भूमि में उद्भूत हुई, वो सिखिज्म हो या बुद्धिज़्म, जैनिज्म, सभी उसका हिस्सा है। इसमें सारी ही नीतियाँ हैं, वो आर्थिक नीति हो, युद्ध नीति हो या कोई भी फिलॉसफी हो, सब कुछ इसका हिस्सा है। जीवन शैली, कैसे खाएंगे रहेंगे, कैसे विवाह करेंगे, कैसे माता पिता का सम्मान करेंगे, हम कैसे लंबे समय तक सर्वाइव करेंगे, नेचर से कैसे हम एकोमोडेट करेंगे, नेचर का कैसे सम्मान, सभी कुछ मिलाकर हमारी सनातन संस्कृति है, जिसको हिंदुत्व कह लेते हैं, या वही हमारा धर्म है और वही हमारा राष्ट्र है। ये सब एक है। इसको अलग से, वो जो नेशन स्टेट की बात यूरोप में होती है वो कुछ अलग है। हमारा राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, पहचान सब एक है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। और कुरान और गीता में क्या अंतर है सर? ये तो इसकी तुलना भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक किसी पवित्र चीज़ की कुछ भी ऐसे वैसी चीज़ से करोगे तो तुलना नहीं करेंगे, तुलना नहीं की जा सकती है।
क्योंकि जितना हमें पता है कि गीता हमें सवाल पूछने की आज़ादी देता है, और कुरान के अंदर जैसा आपने बताया कि वहाँ सिर्फ ऑर्डर है, आपको मानना है, कोई सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है, जैसा लिखा गया वही आप करिए, वही आपको मानना होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमने ईरान के इतिहास को समझा, बदलते हुए ईरान को देखा, और भविष्य का ईरान कैसा होगा ये भी हमने आपसे कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की कि कैसे दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। और हो सकता है कि कुछ ऐसा चमत्कार भी देखने को मिले जो आपने बताया कि कुछ नए रिलीजन भी इस तरीके से आगे आपको देखने को मिल सकते हैं। इन सब के सेंटर में इस वक्त भारत नज़र आता है। भारत एक भरोसेमंद देश भी है, और भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हर क्षेत्र में दुनिया में कहीं ना कहीं साउथ एशिया का तो लीडर एक तरीके से बन ही गया है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। और हमने बहुत सारी बातचीत की, इसमें ये बात समझ आई कि ईरान के जो आज हालात हैं वो कहीं ना कहीं उसकी कट्टरता की वजह से है। 1979 के पहले का ईरान और उसके बाद का ईरान पूरी तरीके से बदलता नजर आया, और इजराइल से पंगा लेना उसे कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। ईरान जिस कट्टरता के आधार पर वो आगे बढ़ रहा था, आज उसके ही अपने दुश्मन उसके मिडिल ईस्ट के देश बन गए हैं। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ईरान का पतन, खामेनेई की मौत और अब भविष्य का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है उसमें भारत की भूमिका पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ एक नए एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।